स्वागत दोस्तों आपको निचल पे के साथ आगे सामने मोदी पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डेट में आपको बताएंगे राहुल गांधी की नावी की रैली से पहले ही चुनाव को टाल दिया गया है। दोस्तों बताएंगे 7 दिन डेट बढ़ाए जाने को लेकर किस तरीके की खौफ की खबर सामने आ रही है। क्या बीजेपी चुनाव कराने से बच रही है? दोस्तों इसी के साथ में नरेंद्र मोदी ने झारखंड के अंदर अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे महिलाओं का सीधा अपमान हुआ है। दोस्तों बताएंगे आपको घुसपैठी मंगलसूत्र वाले बयान के बाद ये सबसे खराब बयान सामने आ रहा है दोस्तों, जमकर आलोचना हो गई है। इसी के साथ में बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर एक एक करके कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने कई सारे लोगों को बागियों को मना लिया है। दोस्तों अपने आप में रिकॉर्ड सफलता मिली है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के ही पूरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों बताएंगे बीजेपी के अंदर बड़े बड़े नेताओं के अलग अलग तरीके के बयान आने शुरू हो गए। इसी के साथ में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा चुनाव बताएंगे कौन सा ये चुनाव है। दोस्तों इसी के साथ में मनोज जरांगे पाटिल ने इंडिया गठबंधन को दी है बड़ी खुशखबरी, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राष्ट्र में महापरिवर्तन होकर रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि महाराष्ट्र जुड़ी पर्पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक इसी तरीके से लगातार लेकर आते रहे। दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट करिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दौरे पर आज जा रहे हैं। कल राहुल गांधी तेलंगाना, उसके बाद सीधा महाराष्ट्र के रण में कूदने वाले हैं। राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के रायबरेली का दौरा कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव के मद्देनजर लगा रखा था। दोस्तों राहुल गांधी के इस दौरे से उपचुनाव का मोमेंटम तय होने वाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले रविवार को अचानक से दिल्ली पहुंच गए। मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से रात में जाकर मुलाकात उन्होंने की। उसके अगले दिन यानी बीते दिन अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव अब 13 तारीख को नहीं होंगे बल्कि 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों 20 तारीख को अब वोट डाले जाएंगे, यानी अचानक से 7 दिन बढ़ा दिया गया है। दोस्तों सवाल यह खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी के लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि राहुल गांधी के प्रचार की जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरीके से विफल हो जाए? आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि टालेंगे तो और बुरी तरीके से हारेंगे। पहले मिल्कीपुर अयोध्या के चुनाव को आप लोगों ने टाल दिया, बाकी सीटों पर उपचुनाव की तारीख भाजपा इतनी कमजोर कभी ना थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से लोग पूरे देश भर में काम रोजगार के लिए जाते हैं। वो दीपावली और छठ के मौके पर छुट्टी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। उपचुनाव में बीजेपी को हारने का डर सता रहा है और बेरोजगारी के कारण उत्तर प्रदेश छोड़ने वाले लोग क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में मौजूद है तो बीजेपी को डर सता रहा है कि ये सारे बेरोजगार एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की घंटी ना बजा दे, बीजेपी को बुरी तरीके से चुनाव न हरा दे। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। भाजपा के लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन असली नारा तो यह है कि हारेंगे तो टालेंगे, यानी जब भी हार लगेगा तब भी चुनाव को टाल दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों झारखंड में नरेंद्र मोदी ने एक और निचले स्तर का बयान दे दिया है दोस्तों, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड पहुंचे थे, यहाँ पर कहने लगे कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां आपकी रोटी भी छीन रही है, ये बेटियां भी छीन रही है, यानी रोटी और बेटी दोनों छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी भी छीन रही है। यानी नरेंद्र मोदी की ओर से की गई टिप्पणी के बाद सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि क्या नरेंद्र मोदी जो एक प्रधानमंत्री के पोस्ट पर है, कम से कम प्रधानमंत्री के पोस्ट की उनको इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। भारत के इतने बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहे हैं, कभी उन्होंने इस तरीके की गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है कि आपकी रोटी छीनी जा रही है, आपकी बेटी छीने जा रही है। इस तरीके के निचले स्तर के बयान दिए जा रहे हैं दोस्तों, लगातार ये बयान आते जा रहे हैं। लोगों को लगा कि शायद घुसपैठी वाला बयान दे दिया था, इसके बाद और नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र छीन लेंगे इस तरीके का बयान दिया था दोस्तों। इसके बाद और ज्यादा नीचे गिरते हुए ये बातें कर रहे हैं कि बेटियां छीनी जा रही है, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी निचली स्तर की बयानबाजी करनी पड़ रही है दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन राज्य के अंदर जबरदस्त तरीके का चुनाव जीत रहा है। मैया सम्मान योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा एक चुनाव के बचे कुछ सारे स्कोप खत्म कर दिए गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में महिलाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी सरकार के साथ में मजबूती से खड़ी है। इसीलिए बीजेपी के लोग अब जगह जगह जाकर बुरी तरीके से फंसते दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बुलाकर इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, ना तो आदिवासी भाजपा के साथ जाएंगे ना महिलाएं बीजेपी के साथ में जाएगी, और ये जो बयान नरेंद्र मोदी दे रहे हैं रोटी बेटी और माटी का, ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के वोटों को लेने के लिए प्रयास के तहत दिया जा रहा बयान है दोस्तों। इससे पहले लोगों ने आदिवासी समाज से जुड़े हुए केवल एक ही नारा सुना था, जल जंगल जमीन, लेकिन ये नए तरीके का नारा दिया जा रहा है रोटी बेटी माटी। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी समाज ने सारी रिजर्व सीट के अंदर जबरदस्त तरीके से शिकस्त दे दी है? क्या बीजेपी उसी से बुरी तरीके से भड़क कर अब इस तरीके की निचली स्तर की बयानबाजी कर रही है दोस्तों? आपको बता दें कि घुसपैठी जब बीजेपी के लोग बोलते हैं तो उनका क्या टारगेट होता है आप लोग जानते हैं, और अब नरेंद्र मोदी की ओर से जो बयान दिया जा रहा है इसके भी क्या मायने हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और इस तरीके के बयान को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली है दोस्तों। आधी लड़ाई तो इंडिया गठबंधन ने अभी ही जीत लिया है, इस तरीके का कुछ नजारा देखने को मिला है दोस्तों। आपको बता दें कि 4 तारीख बीते दिन तक नॉमिनेशन वापस करने का अंतिम तारीख था, और इस दिन कई सारे लोगों ने अपना नाम वापस लिया है। इसमें कई सारे विपक्ष के नेता है, जिसमें आम आदमी पार्टी के काटोल के वृषभ वानखेड़े ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के काटोल से ही भगावती नेता राजश्री जिचकर ने भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। इसी तरीके से शिवसेना ठाकरे गुट के रंजीत पाटिल ने पंडारा से अपना नाम वापस ले लिया है, बगावत को थाम लिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में और सोलापुर से कांग्रेस पार्टी के बागी नेता दिलीप माने भी मान गए हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस पार्टी को रत्नागिरी में बड़ी सफलता मिली है। अविनाश ने भी अपना नाम वापस लेते हुए कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में एनसीपी शरद चंद्र पवार
की पार्टी को कुर्ला विधानसभा सीट के अंदर भी बड़ी राहत मिली है। यहाँ पर बागी नेता मिलिंद कांबले ने भी अपना नाम वापस ले लिया है और एनसीपी एसपी को सपोर्ट कर दिया। दोस्तों इसी के साथ में मुलुंद सीट पर भी एनसीपी एसपी को बड़ी सफलता मिली है। संगीता वाजे ने अपना नाम वापस ले लिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को भिवंडीपुर में बड़ी राहत मिली है। रुपेश मात्रे ने अपना नाम वापस ले लिया है। बगावत छोड़ दी है। शरद पवार गुट को एक और सफलता मिली है। जयदत्त होलकर ने येवला से नाम वापस ले लिया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को नासिक सेंट्रल से और उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को धारावी से बड़ी सफलता मिली है। वंचित बहुजन अघाड़ी का कैंडिडेट भी नाम वापस कर चुका है अकोला का और कांग्रेस पार्टी के शाहदा तलोदा से भी सुहास नाइक ने अपना नाम वापस ले लिया है। मदन वरगढ़ कांग्रेस पार्टी के बागी नेता थे अकोला से, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। साथ साथ दोस्तों नागपुर पूर्व से तानाजी वानबे ने भी अपना नाम वापस ले लिया है और बहुजन विकास अघाड़ी के अशोक आलगर से अपना नाम वापस ले चुके हैं। तो इस तरीके से और भी कई नाम है दोस्तों जो इंडिया अलायंस के खिलाफ विरोध करते मैदान में उतर गए थे। हालांकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे इतने मैच्योर नेता है कि उनके फोन कॉल पर पूरा का पूरा बगावत थम जाता है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले, बाला साहब थोराट, ये सारे बड़े दिग्गज नेता है जिनके एक एक फोन से पूरा बगावत थमता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस को बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। वोटों का डिवीजन की जो संभावनाएं थी वो एकदम खत्म हो गई है और कुछ एक सीटों पर मामला भी अटका हुआ है, लेकिन वहां पर भी सब कुछ सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन तो एक और अपने बागी नेताओं को मना रही है, बीजेपी के लोग क्यों नहीं मान रहे? कैसा ही मामला सामने आया है दोस्तों, जहां पर चंद्रपुर सीट से बीजेपी के ब्रजभूषण पंजारे ने बगावती झंडा उठा लिया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको मनाने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार किशोर जोगेरवार का सहयोग करने के लिए कहा जाता, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। पंजारे ने नॉमिनेशन में स्पष्ट कर दिया था कि वो अपना नाम वापस नहीं लेंगे। बीजेपी ने दबाव बनाया, इसके बावजूद वो नहीं माने, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया। इसके बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता के तौर पर मैदान में उतर गए हैं दोस्तों। जो दावा किया जा रहा है उसके अनुसार उनको फोन लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनका फोन ही अनरीचेबल हो गया था, यानी भाजपा के लोग उनसे मिल ही नहीं पाए, तो उनको मना कैसे पाते। इसी तरीके से और भी कई बागी नेता है जो खुलकर अब बीजेपी के विरोध में खड़े हो गए हैं, यानी भाजपा एक और अपने बागियों से परेशान है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे को एमएनएस ने परेशान कर रखा है उम्मीदवार उतारकर, और अजित पवार तो अपने चाचा से ही पार नहीं पा रहे, यानी उन्हीं को अपने ही चाचा से संघर्ष इतना करना पड़ रहा है कि बार बार जाकर बारामती में कह रहे हैं कि मुझे जिता दो, पिछले चाचा को जिता दिया था, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि शरद पवार के सामने वो कहीं नहीं टिक पाएंगे। शरद पवार को एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता के बारे में सारी जानकारी है, उनके एक फोन पर उनको समर्थन मिल रहा है शरद पवार को दोस्तों। लेकिन अजित पवार तो शायद उन लोगों को जानते भी नहीं होंगे जो निकल कर अजित पवार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और शरद पवार को समर्थन दे रहे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी भीड़ जुटा रहे हैं दोस्तों, से साफ समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों और उनके सहयोगियों के दांत खट्टे कर रखे हैं। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल एकनाथ शिंदे की पार्टी बुरी तरीके से भीड़ जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है दोस्तों। कारण यह है कि उनको अब इस तरीके के अश्लील डांस भी कराने पड़ रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए। आपको बता दें कि ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करना पड़ रहा है भीड़ जुटाने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये वीडियो बिहार का नहीं है, बल्कि ये मिंधे यानी शिंदे ग्रुप के एक कैंडिडेट है मंगेश कुदलकर, उनकी चुनावी सभा की है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र के कल्चर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने कभी इस तरीके की संस्कृति का समर्थन नहीं किया है, लेकिन शिंदे के लोग इस तरीके की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा देखने को मिला था दोस्तों। इसके बाद अब राज ठाकरे को भी मौका मिल गया है खुन्नस निकालने का। राज ठाकरे को इस बात की तकलीफ है कि एकनाथ शिंदे ने उनके बेटे के सामने अपने पार्टी का उम्मीदवार उतार रखा है और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी एकनाथ शिंदे अपने उम्मीदवार को हटाने को तैयार नहीं है। तो राज ठाकरे ने एक सभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि हम कहां जा रहे हैं, इस तरह का मंच, इस तरह की लड़कियों को लेकर आना, नाच गाना करवाना, यह सब यूपी बिहार उस तरफ होता है, हमारे यहाँ कभी नहीं होता था, लेकिन अभी यहाँ पर शुरू किया गया है हमारे राजनीतिक मंच पर। ऐसे में मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये कौन करवा रहा है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये गंदी राजनीति है, इससे बचना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने और भी कई बातों पर एकनाथ शिंदे को इंडायरेक्ट तरीके से फटकार लगाई। अगर आप भी मानते हैं कि एकनाथ शिंदे को उनकी पार्टी को समाप्त करने के सारे षड्यंत्र बीजेपी और एमएनएस के लोग रच रहे हैं, जानबूझकर एमएनएस ने एकनाथ शिंदे वाले सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में टीवी के पार्टी यानी थलपति विजय की पार्टी ने 2-3 प्रस्ताव पास किए हैं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए अपनी पार्टी में प्रस्ताव पास किया और कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे। वक्फ संशोधन बिल का भी उन्होंने विरोध करने की बात कही है और भी कई सारे प्रस्ताव वो लेकर आने वाले हैं, यानी अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी पूरी तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के अंदर मेयर के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 14 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन होने वाला है। चुनाव के रिजल्ट नवंबर में दोपहर 2 बजे के आसपास आ जाएंगे दोस्तों, और उम्मीद की जा रही है कि मेयर शैली ओबराय जो आम आदमी पार्टी की नेत्री है वापस से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल किया था, फिर आम आदमी पार्टी ने उनको वापस अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। दोनों के बीच में लगातार टसल चल रहा है। देखते हैं कौन जीता, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। उम्मीद है वैसे कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसी तरीके से करारा जवाब देती है जैसा भाजपा डिजर्व करती है। साथ साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। स्पीकर का चुनाव हुआ है। पीडीपी के विधायक वहीद उर रहमान ने 370 के निरस्त होने के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया दोस्तों। बीजेपी विधायक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा होने लगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 के खिलाफ प्रस्ताव की कोई अहमियत नहीं है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो वे पहले इस पर चर्चा करते। हमें पता था कि इसके लिए एक सदस्य द्वारा तैयार की जा रही वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे। कुल मिलाकर प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिला है। बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे, ने कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है दोस्तों। इसी के साथ में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मराठा समुदाय के कार्यकर्ता मनोज
जरांगे पाटिल ने ऐलान किया है कि उनके लोग उम्मीदवार बनकर मैदान में नहीं उतरेंगे, यानी मराठा समाज का कोई कैंडिडेट वो नहीं उतारने जा रहे हैं। जो पहले उनका प्लान था कि कुछ उम्मीदवार उतारा जाए, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि इससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा पहुंचेगा और मराठा समाज के बीच में गलत मैसेज जाएगा। लगेगा कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ही यह आंदोलन चलाया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि खुद का उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो फिर फायदा महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिलने वाला है। दोस्तों, इस पर मनोज जरांगे पाटिल का विरोध करने वाले, वैचारिक मतभेद रखने वाले छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा वो इसका समर्थन करते हैं। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। सासा ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले लक्ष्मण हेग ने मनोज जरांगे पर साधा निशाना, कहा युद्ध में मैदान में लड़ने के लिए एक बाघ की जरूरत होती है। मनोज जरांगे पाटिल ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारने पर रुख स्पष्ट करते हुए घोषणा की है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले लक्ष्मण हेग ने मनोज जरांगे पाटिल को काउंटर करने के लिए प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन उनको समझ में आया कि मनोज जरांगे पाटिल दिमाग लगाकर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। और लक्ष्मण हेग जो ओबीसी समाज की बातें करने का दावा करते हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, तो भाजपा के वोट कटेंगे और फायदा महाविकास आघाड़ी गठबंधन को होगा। दोस्तों, लक्ष्मण हेग जो कोशिश कर रहे थे कि वो मनोज जरांगे पाटिल को डिफीट करेंगे और उनके नाम पर वो थोड़ी अपनी इमेज भी अच्छी कर लेंगे, लेकिन उनको एंड टाइम पर धोखा दिया। मनोज जरांगे पाटिल ने खुद के उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया। लक्ष्मण हेग को कोई नहीं पूछेगा चुनाव में, ये बात तो तय हो गई है। दोस्तों, बिहार के अंदर भागलपुर में मस्जिद के गेट के ऊपर चढ़कर झंडा लगाने के मामले को लेकर पुलिस ने अब जाकर कार्रवाई की है। नीतीश कुमार सरकार पर सवाल खड़े किए गए, तब जाकर पुलिस प्रशासन ने झंडा लगाने वाले दंगाई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ में महाराष्ट्र में कई सारे बागी को मनाने के लिए अलग अलग नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार रखा था। अकोला के वंचित के यानी वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रत्याशी डॉक्टर जिशान को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी को आगे कर रखा था। भाईखला के निर्दलीय प्रत्याशी शमीम अंसारी और फुलंबरी के जावेद पठान को मनाने का काम भी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किया था। यानी कांग्रेस पार्टी पूरी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरी हुई है। दोस्तों, साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने डीजीपी को हटाने की मांग की थी, रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। लगभग 10 दिनों के बाद यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों, रश्मि शुक्ला को हटा दिया गया है जब खूब दबाव बना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। शासक कर्नाटक के अंदर सिद्धरमैया को एक और लोकायुक्त ने नोटिस भेजा है पूछताछ करने के लिए। तो दूसरी और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जिम्मेदारी संभाल ली है कि पार्टी को चन्नपटना विधानसभा सीट से जिताकर आगे ले जाना है। दोस्तों, कर्नाटक के उपचुनाव को लेकर चल रही तैयारी के बीच मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के लिए उनको जांच पड़ताल में आने के लिए कहा जा रहा है, समन जारी किया गया है। लेकिन खुद डीके शिव कुमार मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों, लोगों को एकजुट करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सासा प्रियंका गांधी ने फिर से उत्तर प्रदेश के लोगों की मांग उठाई है। दोस्तों, और भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ दलितों और पिछड़े और गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ है। यूपीए सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लेकर आई थी। इसके तहत यह इंतजाम किया गया कि 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और लोगों को प्राइमरी स्कूल उपलब्ध कराए गए। कल्याणकारी नीति और योजनाओं का मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि जनता के कल्याण करने का होता है। लेकिन भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में जो 27,000 स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रही थी, दोस्तों, इस पर प्रियंका गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी सबने निशाना साधा। इसके बाद जाकर भाजपा सरकार के लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई स्कूल बंद नहीं होगा। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इंडिपेंडेंट एमएलए शाबीर कुल्ले की ओर से जो पीडीपी के विधायक के द्वारा 370 के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया गया, तो महबूबा मुफ्ती ने उनका ट्वीट करके धन्यवाद किया है और कहा है कि हम लोग पूरी तरीके से अडिग है कि 370 वापस कश्मीर में लागू किया जाना चाहिए। साथ साथ अशोक कुमार पांडे बोले, कहा आपने भाजपा के साथ सरकार बनाई, आपकी वजह से जम्मू कश्मीर में भाजपा को मनमानी करने का मौका मिल गया। कश्मीर की जनता इन चुनावों में आपको सजा दी है। जनता ने बताया है कि उसे आप पर भरोसा नहीं है, अब इसे रिजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों 370 के खिलाफ लाए गए रिजोल्यूशन को लेकर महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी और उसके बाद अशोक कुमार पांडे की ओर से इस रिप्लाई पर आपकी क्या राय है। साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर परिवारवाद का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी खुद परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, परिवारवाद पर बोलने का अधिकार उनको नहीं है। उनकी पार्टी ने 30 से ज्यादा लोगों को परिवारवाद के तहत ही टिकट दिया है। चंपई सोरेन उनके बेटे दोनों को टिकट दिया गया। इस तरीके से कई और एग्जाम्पल झारखंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जहां पर बीजेपी ने दूसरी तीसरी पीढ़ी के नेताओं को टिकट बांटा है। 2938 उम्मीदवारों ने नामांकन के आखिरी दिन अपना नाम वापस लिया है। महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके के आंकड़े से समझ में आ गया है दोस्तों की बगावत कितने बड़े स्तर पर रोका गया है। यानी अब इलेक्शन काफी दिलचस्प हो चुका है दोस्तों। साथ साथ चुनाव में प्रचार से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के बीच में आपसी विवाद देखने को मिल रहा है दोस्तों। राज ठाकरे के बेटे की सीट को लेकर जहां पर बीजेपी राज ठाकरे के बेटे को सपोर्ट कर रही है, तो एकनाथ शिंदे वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में बवाल चल रहा है। इसी तरीके से दादर की सीट को लेकर विवाद है और कई सीटें हैं दोस्तों। और अजित पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक वाली सीट को लेकर एक दूसरे से उलझे पड़े हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीजेपी और उसका अलायंस पार्टनर एक दूसरे को ही चुनावी राजनीति में निपटाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इस पर अब एक टिप्पणी आई है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। वो कहते हैं कि नवाब मलिक के मामले को लेकर हमने कहा था कि अजित पवार को उनको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए, नवाब मलिक को टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी दे दिया। सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बीजेपी की बातें ही नहीं मान रहा है और एक एक सीट पर 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए जा रहे हैं, तो गठबंधन धर्म का अपमान है। और भाजपा के लोग गठबंधन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको एनसीपी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों सबको पता है कि यह गठबंधन नहीं है, केवल मौका परस्ती का एक तालमेल है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताइए। साथ साथ झारखंड के अंदर मैया समान योजना जिस स्तर पर लागू की गई है दोस्तों, झारखंड के पूरे चुनावी समीकरण में एक नए तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इंडिया अलायंस एक तरफा चुनाव में आगे
आगे बढ़ती चली जा रही है। कई सारे ओपिनियन पोल भी इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं और अब भाजपा के लोग इसे काउंटर नहीं कर पा रहे तो इसको रेवड़ी बता रहे हैं, यानी मैया सम्मान योजना जिसमें 1000 रुपए महिलाओं को दिए गए हैं उसे रेवड़ी बताई जा रही है। और जब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सरकार बनने का 2100 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये तो एक न्याय है, यानी शिवराज सिंह चौहान भाजपा के फ्री स्कीम को रेवड़ी को न्याय बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की योजना जो मात्र 1000 रुपए महिलाओं को उनके अकाउंट में पहुंचाने की है उसे रेवड़ी बता रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके की मानसिकता है भाजपा के नेताओं की। और शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के इतने बड़े नेता है, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हालांकि उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटा दिया और अब केवल चुनावी प्रचार के काम में लगा रखा है। कृषि मंत्रालय की भी जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है कि उनके पास नहीं है, क्योंकि वो मंत्रालय में कम और झारखंड में ज्यादा नजर आते हैं। साथ साथ दोस्तों केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तारीख बढ़ा दी गई है दोस्तों, 20 नवंबर कर दिया गया है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई मांग करती है तो चुनाव आयोग अचानक से आगे आकर उन मांगों को मान लेता है, चाहे हरियाणा के अंदर फेस्टिवल के नाम पर डेट बढ़ाने का मामला हो या फिर इस बार फिर से फेस्टिवल के नाम पर कार्तिक पूर्णिमा के नाम पर डेट बढ़ाने का पूरा मामला दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की सुनता है और कांग्रेस पार्टी इंडियन अलायंस के लोगों को खारिज करने की कोशिश करता है, क्योंकि डीजीपी को हटाने की मांग की गई और वो मांग तब पूरी की गई जब लगभग 8-9 दिन पूरे हो गए दोस्तों, जो कि भाजपा ने झारखंड के डीजीपी को हटाने के लिए शिकायत दी और कुछ ही देर में काम भी हो गया और डीजीपी का ट्रांसफर भी कर दिया गया। साथ साथ दोस्तों 8 नवंबर को कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर दिल्ली न्याय यात्रा निकालने जा रही है। 70 विधानसभाओं की यात्रा होगी। राहुल गांधी यात्रा शुरू कर रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। यानी आज राहुल गांधी रायबरेली में मौजूद रहेंगे, कल महाराष्ट्र जाएंगे चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने के लिए, फिर एक यात्रा उनकी तेलंगाना की होने वाली है, इसके बाद दिल्ली लौटेंगे और दिल्ली में भी दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद फुल फ्लैज इलेक्शन कैंपेन होगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों। केवल लॉन्चिंग करने जा रहे राहुल गांधी और ताबड़तोड़ 15 दिन तक लगातार धुआंधार कैंपेन किया जाएगा। साथ साथ चुनाव आचार संहिता के दौरान राज्य भर में 187 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से यह जानकारी दी गई है दोस्तों। साथ साथ सबको लग रहा था कि एकनाथ शिंदे चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के एंड टाइम में आकर एमएनएस को आगे करके एकनाथ शिंदे की पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाएगी और बीजेपी ये कोशिश करेगी कि एकनाथ शिंदे ज्यादा से ज्यादा सीटें हार जाए और एमएनएस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर बार्गेनिंग करना आसान हो जाए। दरअसल दोस्तों अब जो जानकारी है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के पीछे ही पड़ गए हैं राज ठाकरे। उनके बेटे को चुनाव तो उन्हें जितवाना ही है, इसके लिए बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन अब रिक्वेस्ट नहीं मानी गई तो एमएनएस की पार्टी को ही तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। राज ठाकरे एक मंच पर मौजूद थे ठाणे में, जहां पर अभिनेता शरद पोछे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं शरद पवार गुट में केवल नाम का उपनेता हूं, यानी उनको उपनेता बनाया गया है, लेकिन कैसा उपनेता बनाया गया है कि उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, भाव ही नहीं दे रहा, केवल नाम मात्र के उपनेता रह गए हैं। यानी उनको एकनाथ शिंदे ने इग्नोर किया। इस तरीके की बातें वो जाकर कहां कह रहे हैं, ये देखिए, जाकर सीधा एमएनएस के मंच पर कह रहे हैं दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि राज ठाकरे पूरे अभियान के तहत अब एकनाथ शिंदे को कमजोर करने में लगे पड़े हैं और ठाणे जैसे क्षेत्र जो उनका गढ़ माना जाता है एकनाथ शिंदे का, वहां पर अगर इस तरीके के नेताओं को अपने साथ में मंच पर लेकर आएंगे और उनकी आलोचना करवाएंगे तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी एक बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार को तो पहले ही कमजोर कर दिया गया है, अब एकनाथ शिंदे को भी केवल कुछ एक विधायकों की पार्टी बनाई जा रही है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मिलकर एकनाथ शिंदे के खिलाफ एमएनएस राज ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है नारायण राणे, जिनके दोनों बेटे एक भारतीय जनता पार्टी और एक शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भाजपा गठबंधन के ऑफिशियल उम्मीदवार सदा सरवनकर शिंदे हैं, यानी एकनाथ शिंदे गुट का जो उम्मीदवार है वही ऑफिशियल एनडीए का उम्मीदवार है। एमएनएस का उम्मीदवार यानी राज ठाकरे का बेटा, उनका कोई बीजेपी गठबंधन से लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों ये बात उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। तो कह सकते हैं कि एक और देवेंद्र फडणवीस अपने पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि राज ठाकरे के बेटे की मदद की जानी चाहिए और दूसरी ओर नारायण राणे राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ टिप्पणी करते हुए एकनाथ शिंदे का सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि भाजपा के नेता भी एक दूसरे के खिलाफ भड़के हुए हैं दोस्तों पूरी तरीके से। कोई किसी चीज में निशाना साध रहा है, कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा का पूरा एक गठबंधन में आपस में ही मैच देखने को मिल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन तो महायुति गठबंधन के अंदर हो रहा है कि कौन कितनी सीटें किस नेता से छीनेगा, कौन किसको कितनी सीटें हरा देगा, कौन असली नेता है, कौन नकली नेता है, कौन किसका समर्थन कर रहा है। इस तरीके से एकदम कंफ्यूज होकर महायुति के लोग एक दूसरे में ही फंसे हुए हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए अच्छा मौका है महाराष्ट्र में इतिहास बनाने का और एक साथ प्रचंड जन समर्थन इकट्ठा करने का, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी आरपीआई ए यानी अठावले की पार्टी के नेता रामदास अठावले ने भी इच्छा जाहिर की है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को बनाएगी, एकनाथ शिंदे को या अजित पवार को, या फिर अब रामदास अठावले भी दावेदारी कर रहे हैं उनको बनाएगी, उनको तय करना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये केवल एक गठबंधन नहीं है बल्कि आपसी गुटबाजी करने वाले नेताओं का एक समूह है जिनमें दूर दूर तक कहीं कोई एकता नहीं है। साथ साथ दोस्तों फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी से सड़कों पर बैठे किसानों की मांग पर विचार करने के लिए सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पर एक बैठक हुई है दोस्तों। इस बैठक की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह ने की है। हालांकि इस बैठक में किसान आंदोलन के मुख्य चेहरा रहे किसान सरवन सिंह पंधेर शामिल नहीं हुए, लेकिन डल्लेवाल ग्रुप के कई नेता इसमें शामिल
हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि किसानों से बातचीत सफल हो पाएगा, क्योंकि किसान पहले भी 2 साल का एक बड़ा आंदोलन करके गए हैं और लगातार आंदोलन उनका अभी भी जारी है। इससे सभी लोगों का नुकसान भी होता है। साथ साथ दोस्तों, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी छवि शर्मा ने अंधेरी पूर्व से उम्मीदवारी दाखिल कर दी थी। उनको मनाने के लिए एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से कार्ड खेला गया है। उनको विधान परिषद यानी एमएलसी बनाने की पेशकश की गई है, ऑफर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने उम्मीदवारी वापस ले ली है। और सवाल तो यह है कि जब एकनाथ शिंदे की पार्टी ही कुछ एक सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वहां पर भी बीजेपी ने एमएनएस को खड़ा कर रखा है एकनाथ शिंदे की पार्टी को कमजोर करने के लिए, तो फिर एकनाथ शिंदे कहां से एमएलसी की सीट लेकर आएंगे? ये तो एकदम सपने दिखाने वाली बातें हैं। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।